दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं 20 और 21 जून के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवालों को। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि यहां पर दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा के लिए दोस्तों बैच आ चुका है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो एक मौका स्टडी 91 को जरूर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा हिंदी इंडिविजुअल की बैच भी स्टार्ट हो चुकी है। पिछली बार भी आप में से बहुत सारे बच्चों ने पीटी का एग्जाम दिया था, लेकिन हो सकता है कि आपका स्कोर कम रहा हो। इस बार आपको फिर से देना चाहिए ताकि आगे के लिए आप निश्चिंत हो जाएं और जो भी एग्जाम हो यूपी ट्रिपल एससी का उसमें आपकी स्कोर अगर अच्छे होंगे तभी आप जो है उसमें हिस्सा ले पाएंगे, अन्यथा नहीं ले पाएंगे। ऐसे में जरूरत होगी फिर से एक बार पढ़ने की, लगकर मेहनत करने की। तो आइए हमारे साथ इस नए बैच को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों आज के मुख्य सवालों पर। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लिख रहा है कि हाल ही में कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाला। जी हां दोस्तों, किसमें? तो लिख रहा है दोस्तों नाटो शिखर सम्मेलन। नाटो क्या है तो आप सभी जान ही रहे होंगे। इसको दोस्तों हम लोग नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक तरह की दोस्तों संधि है, याद रखेगा, ट्रीटी। ठीक है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसे कहते हैं दोस्तों। यह कुछ देशों का समूह है, याद रखेगा। इसमें कुल 30 देश हैं। ठीक है, अभी तक दोस्तों हम लोग यहाँ पढ़ते थे 28 देश, लेकिन याद रखेगा अब यहाँ पर देशों की संख्या बढ़कर हो गई 30। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों अंतिम में कौन सा देश इसका मेंबर बना तो क्या बताएंगे? याद रखेगा इसका मेंबर बना मैसेडोनिया। कौन सा देश? मैसेडोनिया दोस्तों ये नाटो का आखिरी सदस्य देश बना। चलिए ये तो बात की बातें हो गई। अभी हम पूछ रहे हैं दोस्तों कौन सा देश इस नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाला है। तो याद रखें दोस्तों पहली बार यहां हिस्सा लेने जा रहा है कौन? जापान लेने जा रहा है। ठीक है, जापान। अभी दोस्तों इसी नाटो में शामिल न होने के लिए रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी। ठीक है, एक तरफ दोस्तों अमेरिका चाह रहा था कि रूस जो है ये नाटो में शामिल हो जाए, वहीं जो है यूक्रेन शामिल हो जाए। वहीं रूस चाह रहा था कि यूक्रेन अपनी यथास्थिति बरकरार रखे, उसे किसी संघ में शामिल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ये रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई लड़ी जा रही थी। आपको बता दूं ऐसा क्यों होता है। नाटो कंट्री जितने भी हैं, जितने लोग, जैसे 30 देश अगर नाटो कंट्री है ना, तो याद रखिए इसमें क्या है कि अगर किसी एक के ऊपर भी हमला होता है तो ऐसा मान लिया जाता है कि ये 30 देशों पर हमला हो चुका है। ऐसे में 30 देश एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको समझिएगा। ये समिट दोस्तों कहां हो रहा है? दोस्तों इसका जो आयोजन किया जा रहा है इसमें पहली बार जापान हिस्सा ले रहा है। और जापान के पीएम दोस्तों वर्तमान में कौन है? तो नाम सुना होगा आपने, फूमियो किशिदा। क्या नाम है? फूमियो किशिदा नाम है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये यहां पर पहली बार हिस्सा लेने वाले। ठीक है, इसके पहले शिंजो आबे थे, अब वो नहीं रहे। ठीक है, याद रखिएगा आप कौन हो गए? फूमियो किशिदा हो गए, इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स कहां पर है? बेल्जियम की राजधानी है दोस्तों ब्रुसेल्स है। इसी ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है किसका? इसी नाटो का। ठीक है, इसको भी याद रखेगा, नाटो का हेडक्वार्टर कहां है? कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है, तो इसे याद रखेगा, काफी अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और यहाँ वही बहुत सारी बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताया है, सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं कहता हूं क्यों ना हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार अगर कोई घटना घटी है, कोई करंट अफेयर का सवाल आता है, तो मैं आपको ये वाली स्लाइड अपडेट करके देता हूं, जरा इसको पढ़ते हैं। ठीक है, पहला सवाल लिख रहा दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहा है? तो याद रखिएगा जापान जा रहा है। दूसरा लिख रहा है भारत का कौन सा एयरपोर्ट पवन ऊर्जा से चलने वाला पहला एयरपोर्ट हो गया। जबकि आपसे इसी बार के पीसीएस परीक्षा में सवाल पूछा था कि सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एयरपोर्ट। ठीक है, क्या पूछा था? सौर ऊर्जा से चलने वाला, तब आपने दोस्तों जवाब दिया था कोचीन एयरपोर्ट। कौन सा है? कोचीन एयरपोर्ट दोस्तों याद रखेगा, ये सौर ऊर्जा से चलने वाला है। जबकि पवन ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट कौन है? तो मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये पवन ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। आगे बढ़िए, दिख रहा है इस्पात स्लैग से निर्मित 6 लेन एक सड़क बनी है। सड़क बनी दोस्तों सूरत में। याद रखेगा ये जो बुलेट ट्रेन परियोजना चली अहमदाबाद टू मुंबई, इसके बीच में पहला स्टेशन जो फाइनल हुआ है वो स्टेशन भी यही सूरत फाइनल हुआ है। आगे देखिए, ड्रोन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ड्रोन स्कूल खुला एमपी में।
ड्रोन मेला लगा आपके उत्तराखंड में भी लग चुका ड्रोन मेला, देहरादून में, आपके लखनऊ में भी लगा, ठीक है, और इस बार तो दिल्ली में लगा, ठीक है, ये सारी चीजें आप जानते हैं। लेकिन ड्रोन नीति यानी ड्रोन पॉलिसी किसने लॉन्च किया, तो हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों लॉन्च किया, ये भी याद रखेगा। हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए कोविड-19 टीका बनाया, ठीक है, जिसका नाम है एनकोवैक्स, क्या नाम है, एनकोवैक्स, और ये बनाया है हमारे देश भारत ने, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। करा हाल ही में दुनिया में सबसे कठिन एकल दिवसीय खेल जिसका नाम है आयरन मैन, ये आयरन मैन ट्रायथलॉन दोस्तों क्या होता है, इसमें एक ही दिन में आपको साइकिलिंग करना है, दौड़ना है, तैरना है, मतलब बहुत सारे खेल में एक साथ हिस्सा लेना और सबको पास करना है। तो पहली बार दोस्तों किसी भारतीय ने पास किया जो इंडियन रेलवे में काम कर रहे थे, ठीक है, और इनका नाम क्या है, श्रेयस जी होसूर, क्या नाम है, श्रेयस जी होसूर, याद रहेगा ना, मेरे साथ बोलिए, जितना ज्यादा आप बोलेंगे ना उतना ज्यादा सवाल भी आपको याद रहेगा। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाया गया, तो ये उत्तराखंड के देवस्थल में लगाया गया। देखिए पढ़े होंगे तभी आपको याद होगा, ठीक है, और ये एशिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, इसे भी याद रखेगा। लेकिन अब भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहां पे किया गया, ये लेवेंडर फेस्टिवल दोस्तों सुगंधित फूलों की खेती है, भद्रवाह नाम का एक जगह दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर में, वहां पर इस लेवेंडर फेस्टिवल को मनाया गया। हाल ही में भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बनी है, जिनका नाम है अभिलाषा बराक, ठीक है। करा हाल ही में अपना जैव विविधता रजिस्टर रखने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो याद रखेगा पश्चिम बंगाल पहला राज्य हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर और उसको देखते हैं, ठीक है। लिख रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसे पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया, पेंटागन के शीर्ष पद के लिए दोस्तों किसे नामित किया है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं कौन, तो आपको पता होगा दोस्तों वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, क्या नाम है दोस्तों, जो बाइडेन। और भारतीय मूल की कमला हैरिस जो हैं वो अमेरिका की क्या है, उपराष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा कमला हैरिस क्या है, वो अमेरिका की उप राष्ट्रपति हैं, इसको भी याद रखिएगा। जो भारतीय मूल की हैं नाम क्या है, कमला हैरिस नाम है, ठीक है दोस्तों। ये सभी जो आपको नाम सामने दे रहा है जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। आरती प्रभाकर, ठीक है, अभी दोस्तों आपने रिसेंट में आरती प्रभाकर का नाम पढ़ा होगा कि आरती प्रभाकर को अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या किया, अपने ग्रुप में शामिल किया, ठीक है। तो ये तो है, ये गीता गोपीनाथ की बात करें दोस्तों तो इनको आईएमएफ का मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया था, लेकिन ये पिछली बार थी। वर्तमान में दोस्तों ये आईएमएफ की क्या रह चुकी है दोस्तों, पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री रह चुकी है, ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान में दोस्तों कौन है, तो वर्तमान में पियरे ओलिवियर गौरिंचस है, वर्तमान में कौन है, तो याद रखिएगा वर्तमान में जो है उनका नाम है पियरे ओलिवियर गौरिंचस, क्या नाम है, गौरिंचस, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये तो यहाँ पे हो गया दोस्तों। वैसे इस प्रश्न का जो सही जवाब है ये है राधा अयंगर प्लम्ब, ठीक है, याद रखेगा। इन्हें पेंटागन के शीर्ष पद पर नामित किया गया, ठीक है, याद रखेगा पेंटागन के शीर्ष पद पर। वनीता गुप्ता को दोस्तों यहीं पर अटॉर्नी जनरल बनाया गया था, क्या बनाया गया था, अटॉर्नी जनरल के पद पर रखा गया था, यह भी याद रखें, ठीक है। और आरती प्रभाकर का नाम अभी रिसेंट में आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए तो मैं इनको भी बता देता हूं। आरती प्रभाकर का नाम अभी हाल ही में मतलब 2 दिन पहले आपने पढ़ा था आरती प्रभाकर जी के बारे में, ठीक है। सोचिए इनको कहां रखा गया था, इनको जो बाइडेन ने किस पद पर रखा था ये आपको बताना है, सोचिए समझिए जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, नहीं बता पाएंगे तो हम तो ही हैं बताने के लिए। इसको देखिए दोस्तों, तो राधा अयंगर प्लम्ब का नाम याद रखेगा दोस्तों। ये प्लम्ब ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक सहायक प्रोफेसर के रूप में भी दोस्तों काम कर चुके हैं और वर्तमान में दोस्तों इनको कहां रखा गया, भारतीय अमेरिकी मूल की हैं और रक्षा सचिव के पद पर, देखिए पेंटागन उसी को कहा जाता है, तो उसी के शीर्ष पद पर दोस्तों इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो पुराना वाला नाम दे रहा था दोस्तों प्रभाकर जी का, उनको अपना वैज्ञानिक सलाहकार बनाया है, ठीक है, किसने, जो बाइडेन में व्हाइट हाउस के अंदर दोस्तों विज्ञान सलाहकार के रूप में इनको रखा गया है, वो भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो पेंटागन में याद रखेगा दोस्तों राधा अयंगर प्लम्ब है, जबकि विज्ञान सलाहकार के रूप में किसे रखा गया, तो आरती प्रभाकर को रखा गया, ठीक है। ये आपको मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों हाल फिलहाल में चर्चित महिलाएं, ऐसे सवाल मिलते नहीं जल्दी, लेकिन आप ध्यान दीजिए। लिख रहा किस युवा महिला उद्यमी ने टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 जीता है, तो अवार्ड जीता है रश्मि साहू ने, इसे भी याद रखेगा। कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण के समापन में 9 जूरी का पैनल बना था, जिसमें एक भारतीय को शामिल किया गया था, नाम है दीपिका पादुकोण। हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर ने एक महीने के अंदर
8000 मीटर सी जितनी भी ऊंचे पर्वत थे दोस्तों उन सबको फतह कर लिया, और ऐसे 4 पर्वतों को फतह किया इन्होंने। कॉम्बैट एविएटर के रूप में जो पहला नाम आया वो अभिलाषा बराक का नाम आया, ठीक है। महिला विश्व चैंपियनशिप जो इस्तांबुल में हो रहा था, जिसमें निकहत जरीन ने भारत के लिए क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में तुर्की के इस्तांबुल में IBA महिला विश्व कप मुक्केबाजी का कौन सा संस्करण हो रहा था, तो ये 12वां संस्करण था। आयोजन कहाँ किया गया था, तो तुर्की के इस्तांबुल में। दोस्तों अभी तुर्की देश का भी नाम चेंज हो गया, उसको तुर्की कहा जाएगा, इसे भी याद रखेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है कि जलवायु परिवर्तन के विषय को संबोधित करने के लिए युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया, ठीक है। 8वां वैश्विक सम्मेलन जो था दोस्तों ये कहां पे किया गया, याद रखेगा दोस्तों। इस वैश्विक सम्मेलन में 60 देशों के 200 से अधिक युवा सांसद इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, ठीक है। क्या लेने वाले हैं, इसमें हिस्सा लेने वाले दोस्तों। अब आप आगे देखिए, ठीक है। आगे लिख रहा है कि ये कहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है, लिखा है जर्मनी में, चीन में, इंडोनेशिया में, मिस्र में, ठीक है। आपको याद होगा दोस्तों लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था जर्मनी में इस बार का G7 किया जा रहा है। 2022 का G7 समिट कहां होगा, जर्मनी में होगा। चीन में दोस्तों आपको पता होगा इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। ब्रिक्स जो आपका 2022 का सम्मेलन हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, आपके चीन में हो रहा है। इंडोनेशिया में दोस्तों आपका G20 सम्मेलन हो रहा है 2022 का, ठीक है। तो इस सबको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो ये वैश्विक सम्मेलन लिखा है 8वां वैश्विक सम्मेलन, ये आपके मिस्र में किया जा रहा है। मिस्र की राजधानी कहाँ दोस्तों, काहिरा है, बट एक काहिरा में नहीं हो रहा है, ठीक है। याद रखिएगा ये मिस्र का एक दूसरा शहर है, नाम है शैन, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, मुझे स्किप हो रहा है, ठीक है। शर्म अल शेख, ठीक है। मिस्र का ये शर्म अल शेख में दोस्तों इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है। तो उसको भी याद रखेगा, ये आपके लिए अच्छा पॉइंट है। तो यहाँ पर आपका फिलहाल उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। याद रखेगा ये 8वां वैश्विक सम्मेलन है किसका, युवा सांसदों का। और युवा सांसद किस पे चर्चा करेंगे, तो पहली लाइन में ये दोस्तों ये जलवायु परिवर्तन जो रहा है ये इसके ऊपर दोस्तों क्लाइमेट चेंज के ऊपर अपनी चर्चा करने वाले। भारत से दोस्तों कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी अच्छा सवाल है। और पता है अगर ये सवाल पूछेगा ना और ऑप्शन देगा तो अनुराग सिंह ठाकुर का नाम जरूर देगा, क्योंकि वर्तमान में वो क्या है दोस्तों, युवा कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है। तो लोगों को लगेगा कि वही उत्तर होगा, बट ऐसा नहीं है, उनका नाम ही नहीं है। याद रखेगा नागालैंड से दोस्तों राज्यसभा के लिए भी चुनी जा रही हैं, उनका नाम है यहाँ पर याद रखेगा कोन्याक, पूरा नाम है दोस्तों एस फांगोन कोन्याक, ठीक है। ये पहली महिला दोस्तों जो नागालैंड राज्य से दोस्तों राज्यसभा के लिए आ रही, ये जाकर के दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। मुझे लग रहा है ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसे याद रखेगा। चलिए और भी देखिए दोस्तों, तो बाकी मिस्र की राजधानी काहिरा है, बाकी की चीजें हैं दोस्तों आप पढ़ लीजिए। चलिए हम लोग इवेंट एंड समिट की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा इवेंट कब कब और कहां आयोजित किया गया। तो पहला सवाल यही याद रखेगा कि जलवायु परिवर्तन के विषय पर अभी वैश्विक युवा सांसद सम्मेलन जो हुआ उसका आयोजन मिस्र में किया गया, ठीक है। हाल ही में आसियान देशों के विदेश मंत्रियों ने बैठक किया और वो बैठक पहली बार दोस्तों भारत में हुआ, भारत के दिल्ली में दोस्तों ये बैठक हुआ। हाल ही में राज्य के मुख्य सचिव का पहली बार बैठक हुआ। इसके पहले दोस्तों कभी राज्य सचिव के मुख्य सचिव बैठक में हिस्सा नहीं लेते थे। हालांकि इस बैठक का जो है अध्यक्षता किसने किया, तो हमारे देश के जो कैबिनेट सचिव हैं, नाम है राजीव गौबा, उन्होंने दोस्तों अध्यक्षता किया है। और इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक जगह पे किया गया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला एक जगह है, वहां पर किया गया, ठीक है। पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श का आयोजन कहां पे किया गया, तो इसका आयोजन दोस्तों याद रखेगा बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किया गया। वही ब्रुसेल्स है जो नाटो का हेडक्वार्टर भी है, ठीक है। 12 में विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ किया गया, तो स्विट्जरलैंड की में एक जगह दोस्तों जिनेवा, वहां पे किया गया। हाल ही में शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया गया, तो ये आपके उड़ीसा में मनाया जाता है, याद रखिए। लाइफ स्टाइल फॉर द मूवमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट मूवमेंट ये किसने स्टार्ट किया, तो मोदी जी ने इस पहल को शुरू किया। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का 59वां सत्र भी चल रहा था, जिसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों की बैठक दोस्तों अभी गुजरात में हुई है, और भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो याद रखेगा धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। लिख रहा भारत ड्रोन सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पे किया गया, तो ये ड्रोन सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। जबकि ड्रोन पॉलिसी किसने लाया दोस्तों, याद रखिए अगर सवाल बने कि ड्रोन पॉलिसी किसने लाया, ड्रोन नीति लाने वाला राज्य कौन सा है, तो बताएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश है। पहला ऐसा राज्य है जो ड्रोन पॉलिसी लाया है,
तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आगे लिख रहा है कि आईएमडी का एक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक आया और आपको बताना है इस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। अगर मैं लास्ट में जो आपके पीसीएस परीक्षा में सवाल पूछा था, अगर वो सवाल मैं आपको बताऊं तो आपसे सवाल पूछा था खुशहाली सूचकांक के बारे में। किसके बारे में? खुशहाली सूचकांक के बारे में सवाल पूछा था कि इसमें भारत का रैंक कौन सा है। तो याद रखेगा 136वां स्थान था दोस्तों भारत का, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 136वां। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। ये तो आपका पुराना सवाल हो गया। चलिए मैं आपसे इस सवाल के बारे में बताता हूं दोस्तों कि यहाँ पर प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, अगर मैं दोस्तों यहाँ 2021 की बात करूं तो जरा ध्यान दीजिएगा, 2021 में भारत का जो स्थान था वो 43वां स्थान था। ठीक है, और अब क्या किया भारत 2022 में दोस्तों, ठीक है, क्या हो गया है, यहाँ पर और ज़्यादा बढ़त किया और 37वां स्थान दोस्तों हासिल किया। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अभी एक गजब का सूचकांक और भी आया था दोस्तों, इस प्रतिस्पर्धा से याद आया दोस्तों, विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। क्या आया था दोस्तों? विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, याद रखिएगा ये जो सूचकांक आया था ना, इसमें कुल 180 देश थे। याद रखिएगा पहला स्थान किसका था दोस्तों, कभी कभी ये भी पूछता है, तो याद रखिएगा डेनमार्क का यहाँ पे पहला स्थान था। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों 180 देश यहाँ पर थे टोटल, और 180वां स्थान याद रखिएगा ये भारत का हुआ। और 180वें पे दोस्तों एक देश और भी था, नाइजीरिया देश। कौन सा? नाइजीरिया। ठीक है, अब सोचिए दोस्तों कितनी बुरी कंडीशन है भारत की है। ये एक नया सूचकांक आया है और ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब कभी सवाल आएगा तो कोई गेस भी नहीं कर पाएगा कि आखिरी स्थान भारत का रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 37वां। अब यहाँ भी देखिए एक चीज याद रखिए, अगर मैं आपसे पूछूं इस विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में पहला स्थान किसका है, तो याद रखिएगा पहला स्थान दोस्तों यहाँ मिला है डेनमार्क को। किसे मिला है? डेनमार्क का दोस्तों यहाँ पर पहला स्थान है। ठीक है, नंबर 2 पर याद रखेगा दोस्तों, यहाँ पर नंबर 2 पर स्विट्जरलैंड आता है, ठीक है, स्विट्जरलैंड आता है। नंबर 3 पर दोस्तों याद रखेगा आता है सिंगापुर। ठीक है, और सिंगापुर ये पहला एशियाई देश है जो तीसरे नंबर पर है। ठीक है, चौथे पे आएंगे दोस्तों तो और भी फिर आ जाएंगे आगे, हांगकांग वगैरह का नाम आएगा, बट भारत का जो स्थान है वो 37वां स्थान है। ठीक है, तो इसे भी याद रखेगा, ये भी आपके लिए अच्छा पॉइंट है। और पहला, दूसरा, तीसरा कोशिश करिए धीरे धीरे याद रखने की। आप यहाँ पे आइए और चीज़ों को देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देख लेते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए सूचकांक से संबंधित जो अच्छे सवाल हैं, यानी रैंक इंडेक्स के सवाल, जरा उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जिसमें भारत का स्थान पहले 43वां था, अब सुधार करके भारत जो है 37वें स्थान पे आ गया। हरुन इंडिया के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, टीसीएस जिसको बोलते हैं, ये आप याद रखेगा, ये नंबर 2 पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करा नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट जिसको हम नेस्डा कहते हैं, नेस्डा का भी रिपोर्ट आया और उसमें शीर्ष पर कौन सा राज्य है, तो केरल राज्य दोस्तों नंबर 1 पर है। अंकटाड के विश्व निवेश रिपोर्ट आया दोस्तों, इसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो 7वां स्थान है विश्व निवेश रिपोर्ट में। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180वां स्थान है। नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक में भी केरल ने पहला स्थान हासिल किया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का 54 यानी 54वां स्थान है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण आया, ये किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया, तो ये उपलब्धि सर्वेक्षण दोस्तों शिक्षा मंत्रालय की तरफ से लाया गया, ये भी याद रखेगा। विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारतीय वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना है, यह भी याद रखेगा। हाल ही में कौन सा देश जर्मनी को पछाड़ करके दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कार बाजार बन गया? क्या बन गया? वाहन बाजार, कार बाजार। तो याद रखेगा भारत बना है जर्मनी को पीछे करके। करा व्यवसाय और डीलरों द्वारा वस्तु सेवा कर एवं पंजीकरण में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, तो सबसे ज्यादा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है, इसलिए महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा हाल ही में भारतीय प्रेस परिषद यानी पीसीआई, ठीक है, पीसीआई क्यों कहा गया दोस्तों, तो याद रखिएगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। ठीक है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय प्रेस परिषद, और इसका अध्यक्ष दोस्तों कौन बना, तो याद रखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ बात करूँ दोस्तों चंद्रमौली कुमार प्रसाद जी का, तो याद रखिएगा ये न्यायमूर्ति थे, जस्टिस थे दोस्तों, जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद। ये नवंबर 2021 में दोस्तों इस पद से सेवानिवृत्त हुए थे। क्या हुए थे? सेवानिवृत्त हुए थे, और तब से दोस्तों यह पद खाली चल रहा था। और अब याद रखिएगा किसे अपॉइंट किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को। यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे कि ऑप्शन 1 और 2 जहाँ आता है ना वहाँ सही कर लेना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, ये रटने वाला विषय नहीं, इसको याद रखिए। तो रंजना
प्रसाद देसाई, प्रकाश देसाई जो है दोस्तों, अच्छा 72 साल इनका भी उम्र है, ये भी दोस्तों जस्टिस हैं और इनको जो है यहाँ अपॉइंट किया गया, ठीक है, ये भी जस्टिस हैं, इनको भी याद रखेगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप पढ़ते हैं पीटीआई के बारे में, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, क्या पढ़ते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। पीटीआई के बारे में जब पढ़ते हैं तो पीटीआई का दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि पीटीआई का अध्यक्ष कौन है, तो याद रखेगा अवीक सरकार। पहले भी दोस्तों अवीक सरकार पीटीआई के जो है अध्यक्ष थे और फिर से दोस्तों इन्हीं को चुन लिया गया, तो ये सवाल भी आप याद रखेगा। कई बच्चे पीटीआई और पीसीआई को एक ही समझते हैं, दोनों अलग अलग है। प्रेस काउंसिल इंडिया है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, और ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, दोनों दो हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई। बाकी की चीजें दोस्तों दिया गया, आप चाहें तो पढ़ लीजिए। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ, अपॉइंटमेंट से जुड़े जो अच्छे सवाल हैं फिर से चर्चा करते हैं। देखिए स्टडी 91 के साथ यही तो फायदा है, मुझे पता है वीडियो की वाचिंग कम रहती है, चीजें कम है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको याद हो जाता है, ये कहाँ कम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो याद रखेगा पीसीआई का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो पीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया है रंजना प्रकाश देसाई को, जबकि पीटीआई का अध्यक्ष कौन है, अविक सरकार है, वो भी याद रखेगा। रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में दोस्तों गैर निदेशक के रूप में दोस्तों भी किसे अपॉइंट किया गया, 4 लोगों को किया गया है। यहाँ पर एक ढोलकिया साहब थे, एक पंकज जी थे, एक महिंद्रा एंड महिंद्रा थे और एक वेणुगोपाल थे, ठीक है। तो याद रखेगा वेणुगोपाल नहीं, वेणु श्रीनिवासन, ठीक है, आसान जैसे भी बन जाए याद रखिए। ये 4 लोग हैं जिनको गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव दोस्तों किसी ने किया गया, नहीं यार, टेड्रोस घेब्रेयेसस याद रखेगा, इनको WHO में रखा गया, ये WHO के महानिदेशक बनाए गए। ये आपका ये गलत लिखा है, ठीक है, याद रखेगा गलत है। यहाँ पे दोस्तों जो आपका सही जवाब है याद रखेगा रबाब फातिमा, क्या नाम है दोस्तों, रबाब फातिमा का नाम सुना होगा, ये बांग्लादेश की रहने वाली हैं दोस्तों, और इनको अभी अवर महासचिव बनाया गया UN में, ठीक है। तो ये आपका होगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने प्रौद्योगिकी के मामले पर अपना दूत किसे बनाया, तो याद रखिएगा इसमें अमनदीप गिल का नाम सुना होगा, उनको बनाया गया। शीर्ष स्तरीय नौकरशाही फेरबदल में दोस्तों CBSE का अध्यक्ष किसे दिया गया, तो यहाँ निधि छिब्बर का नाम आता है, जिनको CBSE का अध्यक्ष बनाया गया। हाल ही में मनरेगा लोकपाल किसे बनाया गया, देखिए लोकपाल पूछता तो प्रदीप कुमार मोहंती आप आराम से बता देते, बट यहाँ मनरेगा लोकपाल पूछ रहा है तो याद रखेगा याद रखेगा NJ ओझा को मनरेगा लोकपाल के तौर पर अपॉइंट किया गया। भारतीय स्टेट बैंक के नए MD कौन बने, पहले तो अश्विनी भाटिया थे, वो अश्विनी भाटिया यहाँ से हटे तो चले गए सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में, और यहाँ पे कौन आ गए, यहाँ पे आ गए चौधरी जी, आलोक कुमार चौधरी नाम है, जो SBI के वर्तमान MD हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं, सतीश पई जी बने हैं, याद रखेगा। और वो भाटिया जी कहाँ गए, ये सेबी के पूर्णकालिक सदस्य हो गए, ये भी याद रखेगा। सेबी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, माधवीपुरी बुच। एक एक सवाल आपके जबान पे होना चाहिए, वैसे भी अगर स्टडी 91 पे हो तो करंट अफेयर तो रट ही रहा होगा, ठीक है। देखिए हिंदी इंडिविजुअल का बैच दोस्तों आ चुका है, ठीक है, हिंदी इंडिविजुअल का दोस्तों बैच आ चुका है, और ये बैच दोस्तों इसमें टोटल 150 प्लस लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, याद रखेगा 1499 इस बैच की प्राइस है दोस्तों। देखिए पैसे पे मत जाइए, क्वालिटी एजुकेशन में जाइए। मैं कह रहा हूं आप 500 रुपए में बाहर आपको 500, 700, 999 में हिंदी के बैच मिल जाएंगे अदर चैनल पे, ठीक है। लेकिन उनको लेने के बाद फिर आप 10 बार हिंदी पढ़ो यार, उससे अच्छा है कि आप एक बार पढ़ो ना, वो भी अलग अलग परीक्षा के लिए आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। यहाँ क्या एक बार खरीदो, उसके बाद कोई भी एग्जाम जाके दो, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा, दिल तो मैं जीत लूंगा। नहीं विश्वास हो आ जाओ और कह दो कि सर आपने दिल नहीं जीता, बता दो, हिम्मत है तो। और दूसरा दोस्तों पीटी परीक्षा के लिए दोस्तों बैच स्टार्ट हो चुका है, तो यूपी पीटी परीक्षा में भी अगर आपकी स्कोर कम है या ज़्यादा भी हो तो एक बार और फिर से एग्जाम दीजिए, और मेहनत से और ज़्यादा स्कोर करके आइए, ताकि आगे जो वैकेंसी आती है उसमें हिस्सा लेने का मौका तो मिले। क्योंकि अगर पेट में नंबर ही नहीं आए तो फिर कैसे मौका मिलेगा लेखपाल देने का, बताइए। बहुत सारे बच्चे यूं ही छट गए ना, तो इस बार फिर से मौका आपके पास, आइए। पेट परीक्षा के लिए दोस्तों बैच चल रहा है, इसे भी ज्वाइन कीजिए। बाकी यूपी टेट और सुपर टेट के भी दोस्तों नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, और हम एक न्यू फैकल्टी के साथ दोस्तों आपके बीच में आने वाले हैं, क्योंकि बहुत दिनों से आपको भी आप परेशान हो गए थे कि सर कुछ नया हो जाए, ठीक है। तो आइए कुछ नया करते हैं, कुछ ताज़ा करते हैं, ठीक है। मैथ और रीजनिंग की शानदार क्लास हमारे चैनल पर चली रही है, और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके एक से बढ़कर एक लोग आपके बीच में आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI और रुपे कार्ड के लिए किस देश के साथ समझौता
समझौता किया। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे यूपीआई की बात कर दूं, ठीक है, यूपीआई की बात करूं तो अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि जो भारत के पड़ोसी देश थे, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेपाल की, मैं बात करूं भूटान की, तो ये नेपाल, भूटान, इन जगहों पर दोस्तों ये भारत का यूपीआई काम करता है, ठीक है। लेकिन अब दोस्तों यूपीआई के साथ, यूपीआई का काम करना ये बहुत बड़ी बात है। किसी देश में अगर आपका यूपीआई काम करता है तो आप वहां पे पेमेंट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, अपने अपने बैंक अकाउंट से, ठीक है। अब तो रुपे कार्ड के लिए भी दोस्तों यहाँ पर रुपे याद रखेगा ये भारत का है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा एटीएम के ऊपर लिखा होता है रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, तो ये रुपे जो है दोस्तों ये भारत की कंपनी है, बाकी मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड ये विदेशी कंपनियां हैं, ठीक है, जो एटीएम कार्ड की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों ये यूपीआई और रुपे कार्ड के लिए समझौता जो हुआ है, ये समझौता हुआ दोस्तों भी फ्रांस देश के साथ, यानी फ्रांस देश में आगे चलकर क्या होगा, इस समझौते के बाद अब वहां भी यूपीआई और रुपे कार्ड एक्सेप्ट किए जाएंगे। ये एक देश के लिए बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे सरकार यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका में भी दोस्तों इसको लाने की बात कर रही है। अच्छा, यहाँ पे यूपीआई वगैरह की बात करेगा तो यहाँ पे सऊदी अरब भी देश है दोस्तों, मुस्लिम कंट्री में, वहां भी हमारा यूपीआई काम करता है। आप यूएई देश का नाम सुने होंगे, यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में, यूएई के बारे में दोस्तों, यहाँ भी हमारा यूपीआई काम करता है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है देश के लिए, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आपने पढ़ा भी होगा कि भारत का यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला देश कौन बना, तो नेपाल बना, ठीक है। जबकि भारत के आधार की तर्ज पर दोस्तों, आधार कार्ड की तर्ज पर कौन सा देश एक जो है यूनिक आइडेंटिटी कार्ड बना रहा है, तो वह देश कौन सा था, श्रीलंका था। कौन सा देश था, श्रीलंका, ठीक है। इनको भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यही चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है कि जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, ये वर्तमान में रेल मंत्री भी हैं, ठीक है। रेल की बात की जाए दोस्तों तो अभी आपने पढ़ा होगा हाल फिलहाल में कि कोयम्बटूर से लेकर शिरडी के बीच में भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन चलाएगी, जो पूरी तरह से प्राइवेट ट्रेन है, क्योंकि इसके पहले तेजस भी चली थी तो वो सेमी प्राइवेट थी दोस्तों, पूरी तरह से नहीं थी, लेकिन ये जो ट्रेन चली ये पूरी तरह से प्राइवेट ट्रेन है। बाकी इसको आप पढ़िए, मजा आएगा आपको पढ़ के, ठीक है। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, इंटरनेशनल न्यूज से संबंधित कुछ अच्छे सवाल हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पहला ये याद करिएगा कि भारत ने यूनिफाइड पेमेंट और रुपे कार्ड के लिए दोस्तों किस देश के साथ समझौता किया, तो फ्रांस के साथ किया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना, तो नंबर 1 पर दोस्तों कौन है, इराक है। नंबर 2 पर अब कौन आ गया दोस्तों, रूस आ गया है, और नंबर 3 पर सिंगापुर है। इन तीनों देशों का नाम आप याद रखेंगे। दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली राजशाही खिताब किसके पास आ गया है, तो आप नाम सुने होंगे दोस्तों एलिजाबेथ द्वितीय का, ठीक है, जो आपके कहाँ की हैं, याद रखेगा, एलिजाबेथ द्वितीय आपके इंग्लैंड, ठीक है, वहाँ की महारानी है। 72 साल का इनका शासन हो गया। सबसे लंबा कार्यकाल दोस्तों ऐसे थाईलैंड के राजा का है, नंबर 2 पर इनका है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर पहली बार किस भाषा को शामिल किया, तो VN@हिंदी का एक दोस्तों मिशन भी चल रहा था, भारत की तरफ से चलाया जा रहा था, इसलिए दोस्तों हिंदी को यहाँ पर UN ने शामिल किया, ठीक है। करा यूक्रेन ने रूसी सेना द्वारा अधिकारों के उल्लंघन के बाद दोस्तों यहाँ पर मानवाधिकार परिषद से किस देश को हटाया, तो रूस को हटाया, और उसके स्थान पर चेक गणराज्य को दोस्तों हिस्सा दिया गया है, तो इसको भी याद रखेगा, मतलब उसको शामिल किया गया, चेक गणराज्य को रूस को हटा दिया गया। चांद का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा किसने बनाया, चीन ने बनाया। 1:25 लाख के पैमाने पर यह नक्शा तैयार किया गया है। किन देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए दोस्तों है उनको नामित किया गया है, तो भारत वगैरह दोस्तों हट रहे हैं। 5 यहाँ नए देश अभी शामिल किए जा रहे हैं अस्थायी सदस्य के रूप में, जिसमें जापान है, स्विट्जरलैंड है, माल्टा देश है, और आपका कौन सा है, माल्टा है, आपका इक्वाडोर देश है, और आपका एक और देश आ रहा है मोजाम्बिक देश, ठीक है। 5 देश यहाँ पे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की देश के नाम को बदल करके तुर्की कर दिया है, ये भी याद रखेगा। इजराइल पहली बार दोस्तों अरब मुक्त समझौता कर रहा है, किसके साथ, तो याद रखेगा संयुक्त अरब अमीरात देश के साथ पहली बार दोस्तों ये इजराइल का क्या है, ये अरब समझौता है, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। दिख रहा हाल ही में किस स्थान पर सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज की गई, सबसे बड़ा जीवित पौधा, और ये पौधा भी दोस्तों लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों फैला हुआ है, 200 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों फैला हुआ है। आप एक तरह से कह सकते हैं इन पौधों का जंगल वहां पर है। हालांकि ये पूरी तरह से यूनेस्को द्वारा क्या है, संरक्षित साइट्स हैं, लेकिन ये है कहां पर दोस्तों, तो यह है आपके ऑस्ट्रेलिया में। याद रखेगा सारगैसो सागर दोस्तों ये आपके पड़ता है कैरेबियन कंट्री के पास। कहां पर है दोस्तों, आपने कैरेबियन कंट्री का नाम सुना होगा, कैरेबियन सागर का नाम सुना होगा। ये उसी कैरेबियन सागर प्लस प्रशांत महासागर, जहां पे दोस्तों उसी के प्रशांत महासागर उसी के पास में स्थित है। नाम क्या है, सारगैसो सागर, ठीक है। यहाँ पानी में ऐसी ऐसी घासें हैं कि अगर कोई जहाज वहां फंस जाता है तो वहां से निकल नहीं पाता है, सारगैसो सागर, ठीक है। बाकी न्यूजीलैंड और राम सेतु दोस्तों जो दे रहा है सेतु, ये आपका गलत ऑप्शन है, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया आपका सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में भी खास करके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर दोस्तों इसको उथले पानी में देखा गया, जो सबसे बड़े जीवित पौधे माने जा रहे हैं। कुल 180 किलोमीटर से अधिक, लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों ये फैला हुआ है और आज का दोस्तों 4500 साल पुराना है। और हमने आपको बता ही दिया कि ये जो है पूरी तरह से संरक्षित भी रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार के सवाल को फिर से रीड करते हैं। जब जब सवाल आएगा तब तब ये लिस्ट अपडेट की जाएगी। फिर अपडेट हो रही है तो किस स्थान पर दोस्तों सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज हुई, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में कौन सा देश पहली बार नाटो सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहा है, तो याद रखिएगा जापान हिस्सा लेने जा रहा है। पवन ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट कौन हो गया, तो छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट हो गया है। इस्पात स्लैग से निर्मित 6 लेन की सड़क कौन सी बनी है, तो सूरत वाली बनी है। ड्रोन नीति को मंजूरी दिया हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कोविड-19 टीका जो बना है जानवरों के लिए, जिसका नाम है एनकोवैक्स, वो बनाया भारत ने। ठीक है, दुनिया में सबसे कठिन जो एक दिवसीय खेल है, एक ही दिन में सब खेलना है, ये जो ट्रायथलॉन है दोस्तों, आयरन मैन ट्रायथलॉन, इसको पास किया है किसने, ये रेलवे में काम करने वाले दोस्तों जी हुसूर ने, श्रेयस जी हुसूर ने। किस राज्य में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाया गया, जो कि एशिया का भी पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, यह आपके उत्तराखंड के देवस्थल में लगाया गया। भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल भद्रवाह नामक जगह पर दोस्तों आयोजित किया गया, याद रखेगा। ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस मौके पर मौजूद थे, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। भारत की पहली कॉम्बैक्ट एविएटर कौन बनी, अभिलाषा बराक, याद रखेगा, ये भारत की पहली कॉम्बैक्ट एविएटर महिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है सही जोड़े का मिलान करना है दोस्तों। प्रधानमंत्री बनाया गया हमजा आब्दी बर्रे को। हमजा आब्दी बर्रे दोस्तों कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा सोमालिया के दोस्तों पीएम है, प्रधानमंत्री हैं। सोमालिया की राजधानी आपको पता है, याद रखिएगा मोगादिशु। ठीक है, एक बच्चे ने मुझे सजेस्ट किया कि सर जब कभी इस तरह के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की बात आया करें ना, तो सर आप ना साथ में देश की राजधानी का भी नाम लिखा करें। ठीक है, तो बड़ा अच्छा सजेशन रहा उनका, तो मैंने भी कहा कि यार अच्छा है, मैं अभी मुंह से बोलता हूँ, लिखने में क्या जाता है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं दोस्तों, मोगादिशु राजधानी है। विक्टर ऑर्बन की बात करो दोस्तों, तो विक्टर ऑर्बन ये हंगरी के दोस्तों प्रधानमंत्री चुने गए थे। ठीक है, जबकि कैटरीन नोवाक यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। और हंगरी की राजधानी कहाँ दोस्तों, याद रखिएगा बुडापेस्ट यहाँ की राजधानी है। ठीक है, अगला लिख रहा है रॉबर्ट अबेला। रॉबर्ट अबेला को दोस्तों याद रखिएगा अभी माल्टा देश का दोस्तों प्रधानमंत्री बनाया गया था। माल्टा की राजधानी कहाँ दोस्तों, वैलेटा है, वैलेटा राजधानी है। और एक बात और याद रखिएगा, माल्टा वही देश है जिसने भांग की खेती को वैधता दिया है। ठीक है, यह भांग की खेती का हर घर में 4 भांग के पौधे हो सकते हैं, औषधि गुण की वजह से ऐसा किया गया, याद रखिएगा। एंटोनियो कोस्टा की बात करें तो ये पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं और पुर्तगाल की राजधानी कहां पर है, लिस्बन है। बड़ा अच्छा लग रहा है राजधानी में लिखने में ना। आगे लिख रहा मिया मोटली, ये बारबाडोसा देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और बारबाडोसा दोस्तों यहाँ के प्रधानमंत्री बने और इसकी राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा ब्रिज टाउन। कहाँ है राजधानी, ब्रिज टाउन दोस्तों इसकी राजधानी क्या है, ब्रिज टाउन, याद रहेगा। बारबाडोसा की राजधानी कहां पर है, ब्रिज टाउन है, इसको भी याद रखेगा। तो एक मैचिंग जो बना दोस्तों, क्या बना, पहला बना सी, दूसरा बना डी, तीसरा बना सी डी ई, फिर लिखिए बी ए, लास्ट में ए। ठीक है, बी ए, तो सी डी ई बी ए, यानी ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब हो गया, याद रहेगा ना। चलिए आगे से मैं ऐसे ही दूंगा, जब भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आएगा मैं कहता हूं जब भी किसी देश की बात आए तो भी लिखूं, लेकिन पता है स्लाइड में अगर जगह नहीं रहता ना तो मजा नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, स्लाइड में प्रॉपर जगह भी होगी और आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर इस तरह से आप डेली पढ़ते चलेंगे करंट अफेयर तो स्टैटिक जीके में कभी कभी दोस्तों सवाल पूछ लेता है। जैसे आज हम लोगों ने नेपाल की बात किया, राजधानी काठमांडू है। भूटान की बात किया, राजधानी क्या है, भूटान की थिम्पू राजधानी है। उसके ऊपर तिब्बत है, राजधानी ल्हासा है। बांग्लादेश है तो राजधानी कहां है, ढाका है। सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात किए थे, कैनबरा हो जाएगा, तो याद रखिएगा। तो यहां पर देखिए लिखा, सोमालिया के जो राष्ट्रपति हैं हसन शेख मोहम्मद, इन्होंने क्या किया, अभी दोस्तों अपॉइंट किया, अब्दी बर्रे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए मुख्य पद पर नियुक्ति के सवाल पढ़ लेते। जब कोई बड़ा स्पेशल पद वाला सवाल आता है ना, वहां में नियुक्ति वाले सवाल नहीं बताता। नियुक्ति अभी पीछे आपने पढ़ा ना, ये मुख्य पदों की नियुक्ति है, मतलब कोई स्पेशल व्यक्ति दोस्तों अपॉइंट हुआ है, तो याद रखिए हमजा अब्दी बर्रे दोस्तों ये सोमालिया के प्रधानमंत्री बने हैं। यूएई के दोस्तों राष्ट्रपति कौन बने हैं, शेख मोहम्मद। पहले शेख खलीफा थे, अब शेख मोहम्मद हो गए। ठीक है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इसके पहले जो थे वो शेख खलीफा मोहम्मद बिन अल जायद नहयान, ऐसे नाम था दोस्तों। खलीफा जी का निधन हो गया और अब बचे ये।
अल्बानिया के नए राष्ट्रपति दोस्तों कौन बनाया गया? तो बजराम बेगस को दोस्तों अल्बानिया का राष्ट्रपति चुना गया। दिल्ली में दोस्तों उपराज्यपाल किसे बनाया गया? पहले अनिल बैजल थे, उनका इस्तीफा आया, उसके बाद विनय कुमार सक्सेना को यहाँ का लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया। श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री दोस्तों किसे बना है? तो रानिल विक्रमसिंघे दोस्तों यहाँ बने हैं। युनसुक योल दोस्तों दक्षिण कोरिया के दोस्तों राष्ट्रपति बने हैं, दक्षिण कोरिया के बताई दिया आपको। पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शहबाज शरीफ। क्या नाम है? शहबाज शरीफ। अलेक्जेंडर वुसिच को कहां का राष्ट्रपति बनाया गया? सार्बिया देश का राष्ट्रपति बनाया गया। थल सेना प्रमुख दोस्तों, अगले थल सेना प्रमुख अभी तक तो आपके मनोज मुकुंद नरवाने थे, लेकिन अब उनका स्थान दोस्तों ग्रहण कर लिया मनोज पांडे जी ने। ठीक है, नाम मैच करता, कंफ्यूज मत होइएगा। हाल ही में वेक्टर ओर्बन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? बताया तो हंगरी का। और रॉबर्ट अबेला को पीएम चुना गया कहां का दोस्तों? तो इनको माल्टा देश का चुना गया। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि हाल फिलहाल में किसी स्पेशल अपॉइंटमेंट से संबंधित रहे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए। अगला सवाल लिख रहा है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ और असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा किया है? कि भाई जो अग्निवीर होंगे उनको जो है कम से कम 10% का आरक्षण दिया जाएगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, यहां पर दोस्तों अग्निवीरों के लिए जो एज डिसाइड किया गया है वो एज कितनी है? तो याद रखेगा 17.5 साल से। पहले तो दोस्तों 21 साल तक की एज थी, लेकिन अब दोस्तों इसको इंक्रीज कर दिया गया और इसको बढ़ा करके कुछ राज्यों ने 22 तो कुछ राज्यों ने 23 वर्ष कर दिया। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, ये आपके लिए अच्छा सवाल है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग, जितने अग्निवीर आएंगे दोस्तों, उन अग्निवीरों में याद रखेगा 25% को क्या किया जाएगा दोस्तों? परमानेंट किया जाएगा। क्या किया जा रहा है? 25% यहाँ पे क्या होंगे? जो अच्छे होंगे उनको यहाँ पर याद रखेगा परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला के ठीक है, जो स्थिति बन रही देश में उसको एक बार छोड़िए, एक बार देखिए परिवर्तन होना ही है, कुछ न कुछ नया नहीं होगा और आप एक ही ढर्रे पे चलेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, हाँ मैं मानता हूं कि कुछ कमियां जरूर हैं अग्निवीर में, सरकार उन पर विचार कर रही है। अब देखिए जो कमियां थी वही थी कि अग्निवीरों के लिए कोई स्पेसिफिक मतलब आरक्षण नहीं था। अब तो एक तरह का आरक्षण भी आ गया है। सरकार का कहना है कि भाई सीएपीएफ हो गया, असम राइफल्स हो गया और बहुत सारे मंत्रालय ने अपने कोटा खोल दिए, जैसे जहाज रानी बंदरगाह मंत्रालय उसने भी अपना कोटा खोल दिया। तो कई सारे मंत्रालयों ने भी अपना कोटा खोला कि भाई हमारी भी जो वैकेंसी आएगी उसमें भी हम अग्निवीरों को क्या कर देंगे? प्राथमिकता देंगे, और जो पुलिस की वैकेंसी होगी उसमें भी प्राथमिकता देने की बात कही गई है। ये सारी चीजें अच्छी हो गई। प्लस दोस्तों जब इनकी ड्यूटी लगेगी बॉर्डर पे तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई होगा, लड़ाई में हो सकता है कुछ अग्निवीर शहीद हो जाएं। ठीक है, ऐसे में उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा भी दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट भी हो गया गृह मंत्रालय की तरफ से। तो कुल मिला जुला के धीरे धीरे चीजें सही हो रही। सरकार ने अगर कोई पॉलिसी बनाया तो बहुत ज़्यादा उग्र होने की जरूरत नहीं। शुरुआत में मुझे भी पढ़ने पे लगा कि नहीं यार बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जो कमियां हैं उनको भी बताना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, जो कमियां हैं सरकार के सामने उनको भी खुल के बोलना पड़ेगा ताकि सरकार को भी पता चले कि हाँ भाई ये कमियां हैं। ठीक है, और सरकार उन पर विचार कर सके कि क्या उसमें चेंजेस हो सकता है, उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं और अब फिलहाल सब सही भी हो रहा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 10% का आरक्षण आ गया है और बाकी जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए नेशनल न्यूज़ से संबंधित जो अच्छे सवाल उनको पढ़िए। पहला याद रखेगा कि अब आरक्षण यहाँ पे 10% का है। किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस और संबंधित सेवाओं में भर्ती देने की घोषणा किया है? तो उत्तर प्रदेश ने घोषणा कर दिया, मध्य प्रदेश ने घोषणा कर दिया, हरियाणा ने घोषणा कर दिया, ठीक है, झारखंड ने कर दिया। तो कई सारे ऐसे राज्य हैं जो घोषणा कर चुके हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों को समर्पित एक भूमिगत क्रांतिकारी गैलरी और एक जल भूषण भवन, ये महाराष्ट्र में 2 राज्यपाल भवन है दोस्तों, वहीं पर दोस्तों इसका अनावरण किया, मोदी जी ने किया, ये भी याद रखेगा। भारत ने किस देश के साथ चीते लाने के लिए दोस्तों समझौता किया? तो 2 देशों के साथ समझौता हुआ। 12 चीते आपके दक्षिण अफ्रीका से आएंगे और बाकी के जो 8 चीते होंगे नामीबिया देश से आएंगे। ठीक है, याद रखिएगा 20 चीते आएंगे और इनको छोड़ा जाएगा मध्य प्रदेश के जंगलों में। कह रहा किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोस्तों उद्घाटन किया पणजी में, पणजी जो गोवा की राजधानी है। पर्यावरण दिवस अवसर पर पुनीत सागर अभियान दोस्तों समुद्र तटों की सफाई के लिए एनसीसी कैडेट के द्वारा दोस्तों ये स्टार्ट किया गया है पुनीत सागर अभियान। ठीक है, और इस पर्यावरण दिवस समारोह पर यानी 5 जून को याद रखेगा 5 जून को ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई को अपना स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया सिक्किम राज्य ने।
लिख रहा हाल ही में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया, तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया, मगहर में किया जहां पर कबीर जी का निधन हुआ था। ठीक है, चलिए आज का आखिरी सवाल देख लेते हैं। लिख रहा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन दोस्तों कहां किया जाएगा। याद रखें मैं फीफा की बात कर रहा हूं जो फुटबॉल से संबंधित है। याद रखेगा अगर मैं फीफा वर्ल्ड कप की बात करता, फीफा वर्ल्ड कप की बात करता दोस्तों, तो फीफा वर्ल्ड कप जो हो रहा है 2022 में दोस्तों, ये हो रहा है आपके कतर में। कहां पर हो रहा है, कतर। कतर की राजधानी दोहा है, याद रखेगा। लेकिन ये अंडर 17 महिला विश्व कप जो हो रहा है दोस्तों, ये आपके कहां पर हो रहा है, इसका आयोजन भारत करेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके मैच दोस्तों अलग अलग जगह खेले जाएंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों सेमीफाइनल मैच की, याद रखिएगा सेमीफाइनल आपके गोवा में खेला जाएगा, जबकि इसका फाइनल मैच कहां खेला जाएगा, मुंबई में खेला जाएगा। ठीक है, मुंबई में डी वाई पाटिल स्टेडियम का नाम सुना होगा, वहां पर दोस्तों इसका फाइनल मैच चलेगा। अंडर 17 यानी 17 साल से कम उम्र के जो फीफा प्लेयर होंगे, फुटबॉल प्लेयर होंगे, वो इसमें हिस्सा लेंगे। तो यहाँ याद रखिएगा इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है। ठीक है, बाकी की चीज़ें यहाँ हैं दोस्तों, अक्टूबर में दोस्तों इसका आयोजन होगा, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। खेल से संबंधित जो अच्छे सवाल हैं अपडेट करते चलिए। देखिए करंट अफेयर पढ़ना बड़ी बात नहीं है, पढ़ने के साथ साथ करंट अफेयर याद भी तो होना चाहिए, और इसके अलावा एग्जाम में फंसना भी चाहिए, दोनों चीजें जरूरी होती है। ठीक है, तो फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप जो है दोस्तों ये कहाँ हो रहा है, ये आपके भारत में आयोजित किया जा रहा है। IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस भारतीय भारोत्तोलक ने 55 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता, तो सनापति गुरुनाइडू ने जीता। ठीक है, 2022 इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल का खिताब दोस्तों किसने जीता, तो चेन यूफेई नाम है दोस्तों, ये चीन की रहने वाली हैं, इन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता। फिनलैंड में पावो नूर्मी खेलों में जेवलिन थ्रो में दोस्तों गोल्ड मेडल किसने जीता, तो दूसरा स्थान यहां नीरज चोपड़ा का रहा, जबकि 89.83 मीटर का रिकॉर्ड दोस्तों यहां पर नया बना, ओलिवियर हैलेंडर ने यह रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, हाल ही में अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीत लिया, तो ये ग्रांड प्रिक्स जीता है दोस्तों मैक्स वर्स्टैपेन ने। इसके पहले मोनाको ग्रांड प्रिक्स हुआ था और उसे सार्बिया पेरेज ने जीता था। ठीक है, करा हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का खिताब किसने जीत लिया, तो नंबर 1 पर यहाँ हरियाणा है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र है और नंबर 3 पर कर्नाटक राज्य है। ठीक है, 137 मेडल आई थिंक है दोस्तों यहाँ पे टोटल हरियाणा के पास। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर का खिताब दोस्तों किसे मिला, तो राहुल श्रीवास्तव को मिला जो तेलंगाना के रहने वाले हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 ये किसने जीत लिया, तो ईगा स्वितेक ने जीता। करा हाल ही में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने जापान को हरा करके ब्रोंज मेडल यानी कांस्य पदक जीता। अमित शाह ने किस स्थान पर ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की दोस्तों आधारशिला रखी, तो ये दोस्तों गुजरात में अहमदाबाद के पास में रखा गया, ये भी याद रखेगा। जबकि हाल ही में भी हम लोग ग्रामीण ओलंपिक की बात सुने थे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा किया गया, तो यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों किताबें हैं, लेखपाल परीक्षा तो आप लोग दे ही रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट यहाँ पर और मॉडल टेस्ट पेपर और पढ़ने के लिए मटेरियल, ये तीनों दोस्तों इस किताबों में मौजूद है। और ये किताब दोस्तों आपको दिया जा रहा है सिर्फ 400 रुपये में, वो भी बिना किसी शिपिंग चार्ज के। आपको अलग से कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं देना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आपको अलग से यहाँ पे कोई चार्ज नहीं देना है। ठीक है, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, जो किताब का मूल्य है उसी मूल्य में किताबें आपके घर तक पहुंचाई जा रही हैं। दोस्तों यहाँ पे जो हिंदी की किताब है ये बड़ी कमाल की किताब है, पूरे यूपी SSSC परीक्षा का निचोड़ है। ठीक है, और ये वीडियो परीक्षा के लिए भी किताबें आ चुकी हैं, बहुत जल्द हम और किताबों के साथ आप लोगों के सामने होंगे, तब देखिएगा आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। एक बात और, रात को 8 बजे लाइव क्लास चल रही दोस्तों, हिंदी महामुकाबला सीरीज। ठीक है, तो हिंदी अगर आपकी कमजोर है, चाहे यूपी SSSC पेट परीक्षा के लिए, लेखपाल के लिए, बीडीओ के लिए, पुलिस परीक्षा के लिए, तो छोड़िए और आइए मेरे साथ ज्वाइन करिए। ठीक है, हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स तो चल ही रहा है चैनल पे, यूट्यूब पे दोस्तों डेली एक क्लास चल रही है प्रैक्टिस सेशन के तौर पे, ताकि आप अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर पाएं। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।